नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 60th यानी कि 60वां दिन है और स्टेट लेजिस्लेचर का 4th एंड फाइनल डे है। आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर में वो कैसे काम करता है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 196 जहां पे इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स होगा, ऑर्डिनरी बिल। 197 में रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज अ बिल्स टू अदर देन मनी बिल्स, जैसे कि जहां पे बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है तो वहां पे 197 फंक्शन करेगा। 198 में है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, जो कि हमने पार्लियामेंट के केस में देखा था, वही सब कुछ यहां भी देखने को मिलेगा हमें। 199 में डिफाइन किया गया है मनी बिल को, और आर्टिकल 200 में असेंट टू बिल्स है, जैसे कि गवर्नर जो है उस पर अनुमति देंगे तब जो है बिल जाकर एक्ट बनेगा। और 201 में आर्टिकल जो है इसमें है बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नर को जो है प्रेसिडेंटियल कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी बिल से। ऑर्डिनरी बिल अगर यूनिकैमरल है यानी कि 22 स्टेट है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जो है किसमें एक्टिव होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि वहां पे काउंसिल है ही नहीं। लेकिन जिस भी राज्य में यानी कि 6 स्टेट्स जहां हमने देखा था, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एज वेल एज महाराष्ट्र, तो यहां पे बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जो ऑर्डिनरी बिल है हमारा वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल को जो है या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे या फिर प्राइवेट मेंबर। मैंने बताया था मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक बिल बोलते हैं। अदर देन मिनिस्टर जो होंगे उसको हम प्राइवेट बिल कहते हैं। कोई भी बिल है ऑर्डिनरी बिल, उसको 3 स्टेज चाहिए होता है। ये सब कुछ हमने पार्लियामेंट के केस में देखा था। पहला होता है आपका फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, नोटिफाई होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है, बस इंट्रोडक्शन। फिर आता है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डिस्कशन होना, यहाँ पे अमेंडमेंट्स होना, सुधार करना है आपको, तो ये सब कुछ सेकेंड रीडिंग में होता है। एंड द फाइनल इज थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में इज कन्फाइंड टू वोटिंग ओनली, यस और नो। आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो तो भी सही है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होते हैं जिसके थ्रू बिल पास होता है। अगर यूनिकैमरल है तो बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर सीधा किसके पास चला जाता है, गवर्नर के पास चला जाता है, गवर्नर एसेंट के लिए। लेकिन अगर बाइकैमरलिज्म है तो वहां पे बिल अगर ओरिजिनेट हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो फिर कहां पहुंचेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइस वर्सा। अगर काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। तो बिल जो है सेकेंड हाउस में, हम मान लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेकेंड हाउस, यहाँ पे सेकेंड हाउस में भी ये 3 स्टेज जो है इसको पार करना होता है। दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्कशन एंड अमेंडमेंट, थर्ड इज वोटिंग। तो ये सारी चीजें होता है और उसके बाद फिर जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर एसेंट के लिए। सपोज दैट कोई बिल है, एबीसी बिल है, उस एबीसी बिल को कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद ये कहां पहुंचेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो वो बिल को पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट, मतलब जैसे बिल आया था एबीसी उसको हमने वैसे ही पास कर दिया, या फिर एबीसी बिल में कुछ अमेंडमेंट्स कर दे और फिर पास करे, और फिर रिटर्न कर दे कि भाई आप कंसिडरेशन देखो, इसको रिकंसिडर करो, हमने कुछ इसमें सुधार किया है। ये दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है। या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कंप्लीटली बिल को रिजेक्ट कर दे कि हम इस पे सहमत नहीं है। या फिर चौथा इंस्टेंस क्या है, इट मे नॉट टेक एनी एक्शन, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया और दस कीप द बिल पेंडिंग। तो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं किसके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। पहला, बिल को पास कर दे जो असेंबली से आया है विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। दूसरा, उसमें कुछ सुधार करे और रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन। तीसरा, बिल को रिजेक्ट कर सकती है। चौथा, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो बिल जो है पेंडिंग पड़ा रहेगा। अगर काउंसिल जो है बिल
बिना किसी अमेंडमेंट से पास कर देती है या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करती है और उस अमेंडमेंट को असेंबली जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो माना जाएगा कि बिल जो है दोनों हाउसेस ने यानी दोनों सदन ने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया है और फिर ये जाएगा किसके पास? गवर्नर के पास फॉर हिज असेंट। ये हुआ नॉर्मल सिनारियो। दूसरी तरफ काउंसिल ने जो अमेंडमेंट्स किया है उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर देती है कौन? असेंबली। या फिर काउंसिल ने बिल को ही रिजेक्ट कर दिया है, तीसरा इंस्टांस था। या फिर काउंसिल जो है कोई एक्शन नहीं लेती है और बिल जो है पेंडिंग पड़ा रहता है। लेकिन यहां पे टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट कितना है? अगर काउंसिल कोई एक्शन नहीं लेती है 3 मंथ्स के लिए यानी कि 3 महीने के लिए, तो असेंबली जो है सेम बिल को फिर से पास कर देगी और काउंसिल को भेज देगी। तो पहले इंस्टांस में, फर्स्ट इंस्टांस में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है किसी बिल को पेंडिंग रखना चाहती है तो वो 3 मंथ्स तक रख सकती है, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बिल भेजती है काउंसिल को और काउंसिल जो है फिर से बिल को रिजेक्ट कर देती है या फिर कोई अमेंडमेंट करती है फिर से जो एक्सेप्ट नहीं करती है असेंबली को, या फिर 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेती है कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहले इंस्टांस में हमने देखा 3 मंथ डिले कर सकती है काउंसिल। दूसरे इंस्टांस में हमने देखा 1 मंथ डिले कर सकती है काउंसिल। तो मैक्सिमम जो है 4 महीने तक डिले करने के बाद हम ये मानेंगे कि बिल जो है दोनों सदन ने पास कर दिया। देन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म व्हिच इट वाज पास्ड बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम। दूसरी बार हमने भेजा, 1 महीने तक काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो 1 महीने बाद हम खुद ही मान लेंगे कि बिल जो है पास हो चुका है काउंसिल से भी और वो चला जाएगा किसके पास? गवर्नर के पास। इसका यह मतलब हुआ कि काउंसिल जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है इनके पास किसी भी बिल को डिटेन करना या फिर रिजेक्ट करके डिले करना या फिर पेंडिंग पड़े रहना, तो वो मैक्सिमम जो है 4 महीने तक कर सकती है, 4 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। वो भी कैसे? 3 मंथ इन फर्स्ट इंस्टांस एंड 1 मंथ इन सेकेंड एंड लास्ट इंस्टांस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहां पे जैसे हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं था, तो वहां पे डेडलॉक अगर अराइज हो जाता है किसी बिल से, तो वहां पे प्रोविजन था ज्वाइंट सिटिंग का जो कि प्रेसिडेंट बुलाते थे। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सिटिंग का? तो नहीं है। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है। मैक्सिमम डिले जो है 4 मंथ्स के लिए किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ये ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है नहीं बुलाया है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ये सब कुछ तो ऐसा हुआ कि कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अराइज होता है और वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, तब ये प्रोविजन है सारे। लेकिन कोई बिल है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, यानी कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे हम मानते हैं महाराष्ट्र के जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया एबीसी, और उस बिल को असेंबली जो है महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस बिल को रिजेक्ट करती है। फिर क्या होगा? द मोमेंट any bill which has been originated in council is rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead। यानी कि वहीं पे उसकी खात्मा हो जाती है, वहीं पे डेड हो जाता है वो बिल। यानी कि कोई भी बिल है जो अल्टीमेट पावर है ऑर्डिनरी बिल को पास करने का, वो किसके पास है? असेंबली के पास, ना कि काउंसिल के पास। काउंसिल जो है मैक्सिमम 4 मंथ्स का तक डिले कर सकती है, बस ये पावर है इनके पास। कोई भी बिल है अगर यूनिकैमरल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से किसके पास जाएगी? गवर्नर के पास। अगर बाई कैमरल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों से पास होने के बाद जाएगी गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास क्या ऑल्टरनेटिव है, वो क्या कर सकते हैं? तो इनके पास भी 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। या तो वो एसेंट दे दे यानी अनुमति दे दे उस बिल पे और बिल जो है एक्ट बन जाएगा, या फिर उस बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर उस बिल को वो रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेस। चौथा इंस्टांस इनके पास क्या है? ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंटियल कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं।
तो ये 4 इंस्टांसेस किसके पास होता है? गवर्नर के पास। अगर गवर्नर जो है एसेंट दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, बिल पे साइन कर देते हैं, तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा और उसको स्टैच्यू बुक में लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर जो है विदहोल्ड कर लेते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन का वो चूज करते हैं, तो बिल विल एंड एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। तीसरा प्रोविजन क्या था इनके पास? बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। तो अगर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेजते हैं और बिल को फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, दोनों मिलकर बिना किसी अमेंडमेंट से सेम बिल जो है प्रेजेंट कर देते हैं गवर्नर के पास, तो गवर्नर जो है बाध्य हो जाते हैं, मतलब गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। यानी कि यहां पे सस्पेंसिव वीटो है इनके पास। सेम केस देखा था हमने कहां पे? प्रेसिडेंट के केस में, कि प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, बट बाद में फिर उनको साइन करना पड़ता था, बाध्य हो जाते थे। चौथा इंस्टांस इनके पास था कि बिल को कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट ईदर गिव हिज एसेंट टू द बिल, एक्ट बन जाएगा, वो भी विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर वो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन यहां पे कुछ अलग होगा। When the bill is so returned, the house or houses have to reconsider within a period of 6 months। मतलब यहाँ पे 6 महीने के अंदर जो है उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों मिलकर। इफ द सेम बिल प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंशियल असेंट, दोनों हाउस से पास होने के बाद बिना अमेंडमेंट या फिर अमेंडमेंट के बाद, तो संविधान में ये नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन है, जबकि गवर्नर पे ऑब्लिगेशन था। गवर्नर पे ऑब्लिगेशन क्या था कि रिकंसिडरेशन के बाद उनको साइन करना पड़ेगा, पर ये क्या प्रेसिडेंट पे भी लागू होता है? तो प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होता है। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द सच अ बिल और नॉट। तो ये सब कुछ था हमारा ऑर्डिनरी बिल। अब है मनी बिल। तो मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर हमने देखा था पार्लियामेंट के केस में कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वैसे ही मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे स्टेट में बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस तभी कर सकते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन, ओनली याद रखिएगा, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। एंड मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बिल हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता है। तो मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर में आपको याद रखना है कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, एंड दैट टू कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। ये है स्पेशल प्रोसीजर। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, 22 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर 6 राज्य है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर उनके पास जाता है तो उनके पास क्या है? रेस्ट्रिक्टेड पावर है, लिमिटेड पावर है। जैसे राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर था, इनके पास भी सेम लिमिटेड पावर है। मतलब ये रिजेक्ट नहीं कर सकते और ना ही अमेंड कर सकते हैं मनी बिल को, जबकि ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सुधार कर दो। अब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर है, वो माने ना माने। मस्ट रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 डेज। तो ऑर्डिनरी बिल में इनके पास पावर था 4 महीने के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के फर्स्ट इंस्टांस में 3 और दूसरे इंस्टांस में 1 महीने, जबकि मनी बिल में राज्यसभा की तरह इनके पास 14 डेज का अल्टीमेटम होता है कि आप उसमें कुछ एक्शन लेना है ले लो। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है या तो उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे, ये उनके ऊपर होता है। कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल द एनी ऑफ द रिकमेंडेशन। अगर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम ये मानेंगे कि दोनों हाउसेस ने एक मॉडिफाइड फॉर्म में पास कर दिया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब कि जो रिकमेंडेशन है उसको रिजेक्ट कर देती है, फिर तो जो ओरिजिनल फॉर्म था, ये मान लेंगे कि जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसी फॉर्म में इसको पास कर दिया गया है विदाउट एनी चेंज। मतलब क्या हुआ? अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 14 दिन के अंदर मनी बिल को रिटर्न नहीं करती है, उसमें रिकमेंडेशन दे ना दे डजंट मैटर, तो हम 14 दिन के बाद ये मान लेंगे
कि ये बिल जो है दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि मैक्सिमम इनके पास कितना दिन का पावर होता है, 14 डेज तक ये डिले कर सकते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल जो है दोनों हाउसेस से पास होने के बाद पहुंचता है गवर्नर को, वैसे ही मनी बिल जो है दोनों हाउसेस से पास होने के बाद पहुंचता है गवर्नर को। यहाँ पे गवर्नर के पास एक लिमिटेड पावर है, जैसे इधर ही गिव हिज एसेंट या विदहोल्ड भी कर सकते हैं और एसेंट भी देते हैं, या फिर प्रेसिडेंटियल एसेंट के लिए विदहोल्ड भी कर सकते हैं। बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता, और ये पार्लियामेंट के केस में भी था कि मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली जो है गवर्नर एसेंट दे देते हैं मनी बिल पे, क्योंकि उनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल को, इस वजह से वो एसेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे बस यह ध्यान रखना है कि मनी बिल को गवर्नर जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते। सपोज दैट किसी मनी बिल को गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया है, तो प्रेसिडेंट में इधर गिव हिज एसेंट, विथहोल्ड हिज एसेंट, बट वो भी रिटर्न नहीं कर सकते फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इन सब के अलावा देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस जो हमने पार्लियामेंट में किया है सेम चीज यहीं पे अप्लाई होगा, तो उस पर हम ज्यादा टाइम वर्क नहीं करेंगे। मैं आर्टिकल जो है वो बता देता हूं और सवाल क्या पूछा जाता है वो बता दूंगा। तो आर्टिकल 202 यानी 202 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट इन स्टेट। जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है या फिर राजस्थान की गवर्नमेंट है, वो बजट लेकर आती है, तो वो उसका प्रोविजन कौन सा है, आर्टिकल 202 में है। 203 में है प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट कितना खर्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे, ये सब कुछ जो हम बजट में देखते हैं वही। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि एक खर्च करने के लिए, हम पैसे निकालने के लिए एक बिल लेकर आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हम पैसे निकालेंगे तो उसको एक्ट बनना होता है। सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, ये सब कुछ हमने देखा था कि सपोज दैट कोई पैसे हमें मिला है लेकिन उससे हमारा खर्चा नहीं निकल पाया, तो हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, ये सारी चीजें होता है। फिर प्रोविजन देखा था हमने वोट्स ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल बिल, जो स्पेशल प्रोविजन था हमारा फाइनेंशियल बिल का पार्लियामेंट के लिए, वही सब कुछ आपको स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर वहां भी था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपको यहाँ भी था, यहाँ भी होगा स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने बताया था आपको कल के वीडियो में कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी मैटर पे काम करने के लिए रूल नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, तो वो किसके रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करेगी, लोकसभा के, ये ध्यान रखिएगा। 209 में है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, मतलब फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकालना, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें देखने को आपको 209 में मिलेगा। सुपर इंपॉर्टेंट 210 में आपका लैंग्वेजेस है टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, सेम होगा, इंग्लिश और हिंदी वहां भी था पार्लियामेंट के केस में, यहां भी आपको देखने को मिलेगा। और मदर टंग में जो है आपको इजाजत दिया जाएगा, आप बोल सकते हो। 211 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, जैसे किसी भी हाई कोर्ट के जज का कंडक्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का कंडक्ट पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं किया जा सकता था। सेम चीज आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे आप डिस्कशन नहीं करोगे अनटिल अनलेस जो है उस जज की इंक्वायरी बैठी हुई है और उसका रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है। 212 में कोर्ट को ये बोला जाता है कि आप जो प्रोसीडिंग्स है लेजिस्लेचर के उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे, जैसे ये लोग पार्लियामेंट में नहीं करते थे। और 213 में, जिसको हमने कवर किया है ऑर्डिनेंसेस में प्रेसिडेंट के, इसके साथ ही पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था आपका स्टेट लेजिस्लेचर से, और ये सिमिलर है, इस वजह से मैंने इसको दोबारा नहीं पढ़ा है, आप पार्लियामेंट वाले टॉपिक में इसको कवर कर सकते। तो आज के जितने भी टॉपिक्स हमने किया उस पर कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल, मतलब कि विधान परिषद जो है कितने समय तक जो है ऑर्डिनरी बिल को डिटेन कर सकती है, तो 4 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स इन फर्स्ट इंस्टांस and 1 month in second instance. Money bill in the state can be introduced in, तो money bill किसमें, only in the legislative assembly, that too only on the recommendation of governor, और सिर्फ मिनिस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तीसरा प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि मनी बिल जो है मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल है 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए वो उसको विथहोल्ड कर सकती है या फिर डिले कर सकती है। No money bill can be introduced in the assembly of a state except on the recommendation of governor of the state, ये ध्यान रखिए। Under which article of Indian Constitution is the state legislature directed to issue annual financial statement, यानी कि स्टेट बजट की बात हो रही। तो 112 में जो है
बजट इन पार्लियामेंट है, प्लस 90 202 में जो है बजट इन स्टेट है। तो ये टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको हम यहीं एंड करते हैं। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।